हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं एक बार फिर लेके आया हूं अम्ल क्षार लवण की क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लों के प्रकार और अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि आर्हेनियस की थ्योरी क्या कह रही थी। आर्हेनियस की थ्योरी ये कह रही थी, जब हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं तो यदि वो पदार्थ H+ आयन देता है तो इसका मतलब वो अम्ल होता है, और यदि कोई OH- देता है तो वो क्या होता है, क्षार होता है। ये आर्हेनियस की थ्योरी कल कह रही थी। आज हम आगे बात करेंगे कि अम्ल के प्रकार की। यहाँ पर याद रखना, जब हम अम्ल के प्रकार की बात करते हैं या अम्ल का वर्गीकरण करते हैं, अम्ल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जब एसिड्स हम करते हैं तो एसिड हमको यहाँ पर दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के हमको यहाँ पर एसिड देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के अम्ल हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो हमारे होते हैं बेटा कार्बनिक अम्ल। कौन से अम्ल होते हैं? कार्बनिक अम्ल होते हैं। और जो दूसरे हमारे होते हैं वो खनिज अम्ल होते हैं। तो दूसरे हमारे कैसे होते हैं? खनिज अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात ये समझ ली कि अगर हम अम्ल का जो क्लासिफिकेशन किया गया, हम ये पता चल गया कि अम्ल होते क्या हैं, और जब इनका क्लासिफिकेशन किया गया तो इनमें हमें दो तरीके के अम्ल दिखाई देते हैं। एक तो है कार्बनिक अम्ल और दूसरे हमारे क्या है, खनिज अम्ल है। अब कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल में डिफरेंस क्या है, ये भी बात आपको समझनी होगी। यानी शुरुआत में देखो, कार्बनिक अम्लों का जो नेचर होता है, सबसे पहली बात ये है, इनका जो नेचर होता है ये दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल प्रकृति के होते हैं। और कार्बनिक का मतलब ये है कि कार्बनिक रसायन आप लोग पढ़ेंगे अभी 4th चैप्टर में, वहां पे मैं बताऊंगा कार्बनिक रसायन क्या होती है। तो कार्बनिक अम्ल जब शुरुआत में इनकी उपस्थिति का पता लगाया गया तो ये देखा जाता है कि जो हमारे सजीव होते हैं, तो कार्बनिक अम्ल हमें कहाँ मिलते हैं? सजीवों के अंदर मिलते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें कि जैसे आपने देखा होगा सिरका। क्या देखा आप लोगों ने? सिरका। और सिरके के अंदर जो अम्ल मिलता है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बेटा? एसिटिक अम्ल। यानी जो सिरका खट्टा होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण होता है। तो ये हमारा क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा संतरा है व नींबू। संतरा हो या फिर नींबू की जब बात की जाती है तो यहाँ पर जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं, जो हमारा चींटी का डंक होता है, चींटी, चींटी का डंक, तो चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये अभी तक सारे के सारे खट्टे होते हैं। जैसे इसी तरह से आपने देखा होगा टमाटर। टमाटर, तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है बेटा? ऑक्जेलिक अम्ल नाम है। तो इसमें जो पाया जा रहा है ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद जैसे आप लोगों ने देखा होगा इमली भी खट्टी होती है, तो इमली के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। तो ये सारे के सारे जो अम्ल होते हैं बेटा कैसे होते हैं? कार्बनिक अम्ल होते हैं। और इनका जो सोर्स है, जो ये हमको मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? सजीवों से मिलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल। आपसे पूछा जा सकता है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो आप जवाब कह देंगे एसिटिक अम्ल होता है। आपसे पूछा जाएगा संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो आप कौन सा? सिट्रिक अम्ल होता है। और आगे बताइए। और इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा दही खाए हो? दही तो एकदम उड़ा उड़ा के खाए होगे। अब वो बात अलग है कि तुम लोग चीनी मिला के खाते हो कि नमक मिला के खाते हो, अलग चीज है ना। तो दही है, तो दही की बात करो तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे बेटा क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? तो सारे के सारे ये क्या है? कार्बनिक अम्ल होते हैं। और बेटा खनिज अम्ल क्या होते हैं? तो याद रखना, ऐसे अम्ल, ध्यान से मेरी बात सुनना, खनिज अम्ल क्या होंगे बता सकता है कोई? खनिज अम्ल यानी ऐसे अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों द्वारा बनाए जाते हैं। इनका जो सोर्स क्या है? इनका सोर्स है, ये कहाँ मिलते हैं? सजीवों से। अगर इनको देखा जाएगा तो ये कहाँ से प्राप्त होंगे? सजीवों से प्राप्त होंगे। जबकि खनिज अम्ल बेटा क्या है? ये कहाँ से प्राप्त किया जाते हैं? पृथ्वी के खनिजों से। पृथ्वी के
खनिजों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं। ऐसे यानी ऐसे अम्ल जो पृथ्वी से प्राप्त खनिजों द्वारा बनाए जाते हैं, तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर जैसे हम इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका है HCl, आपका बेटा क्या है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, आपका क्या है HNO3, ये क्या है नाइट्रिक अम्ल, आपका है H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। तो ये सारे के सारे बेटा हमारे क्या होते हैं? खनिज अम्ल होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि हमारे सर खनिज अम्ल क्या होते हैं और कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? खनिज अम्ल है, और ये सारे के सारे हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? कार्बनिक अम्ल है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये अम्लों का वर्गीकरण, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा भी जाएगा कि कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं और ये प्रायः सजीवों से मिलते हैं। तो कहाँ से मिलेंगे? तो ये बेटा प्रायः सजीवों से मिलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा इतना पढ़ने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है अम्ल के गुण। आप जानते हैं कि जो अम्ल हैं, अब देखिए किसी भी पदार्थ के दो तरीके के गुण होते हैं। दो तरीके के गुण मतलब एक तो होते हैं उसके भौतिक गुण और दूसरे बेटा उसके क्या होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक गुण का मतलब ये होता है कि अब वो गुण तो प्रदर्शित कर रहा है पर उसका अणुभार नहीं बदल रहा। जैसे हमने भौतिक परिवर्तन आपको बताया था, तो भौतिक गुणों में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक गुणों में क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ बनेगा, यानी जब हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो वो क्या करेगा? नया पदार्थ उसमें बनाएगा। लेकिन वो नया पदार्थ क्या के लिए बनाएगा? किसी से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? नया पदार्थ बनाएगा। तो वो क्या है? रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब है कि जिनमें क्या होगा? जो हम पदार्थ ले रहे हैं उसका जो अणुभार है या जिसका अणुसूत्र है वो नहीं बदलेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल पे, अब हम इसके पढ़ने वाले हैं, हेडिंग आप लगाएंगे अम्लों के गुण धर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होती हैं। अगर इनके हम गुणों की बात करें तो सबसे पहले इनके जो हम बेटा गुण पढ़ते हैं उनका नाम है भौतिक गुण। भौतिक गुण को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है, सबसे पहले समझो। अभी आपको जब हमने डिफरेंस पढ़ाया था वहां पे हमने आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं, वो जो अम्ल होते हैं, अम्ल, वो हमने आपको बताया ये नीले लिटमस पेपर को, किसको बेटा? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। वेरी गुड, लाल कर देते हैं। ठीक है, हमने पहला गुण आपको क्या बताया था कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, यानी कोई ऐसा हमारे पास अम्ल है या कोई पदार्थ है, अगर वो नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा है? लाल में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो अम्ल है। ये अम्ल का गुण है और कोई ऐसा नहीं कर सकता। अम्लों के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो सिर्फ अम्ल कर सकते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, पहला गुण। दूसरा गुण हमने आपको बताया था कि लगभग, लगभग क्या कहा मैंने? लगभग, लगभग सभी अम्ल, लगभग सभी अम्ल जल में बेटा क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मेरे बच्चों? तो ये बेटा क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। और अगर हम इनके तीसरे गुण की बात करेंगे तो इनका तीसरा गुण क्या कहता है कि इनके जो विलयन होते हैं, जो एसिड्स के सोल्यूशन होते हैं, हम अगर एसिड का कोई सोल्यूशन बनाए, एसिड को पता चला कि हमने पानी में घोल दिया तो उसका एक सोल्यूशन बन गया। आपको पता है जब हम किसी चीज का विलयन बनाते हैं तो विलयन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? दो चीजें, एक तो विलय होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? विलायक होता है। तो दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। तो जो अम्ल का विलयन होता है, यानी इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन विद्युत का, कपड़ा कहाँ रखा है हो, विद्युत का या विद्युत के, भाई आज बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ रहा है, सुचालक होते हैं।
सुचालक का मतलब, सु का मतलब चिंता रखने वाला, चालक का मतलब बहने वाला। यानी अगर हम अम्ल के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह उसमें होगा। जैसे पानी में आप करंट भेजिए तो पानी में करंट क्या करता है, फ्लो करता है। उसी तरीके से अगर अम्लों का कोई जलीय विलयन होगा तो उसमें भी क्या होगा, आपको करंट लगेगा, क्योंकि उसमें करंट का प्रवाह होता है। तो ये बेटा इसके क्या है, भौतिक गुण है। अब आगे जो हम लोग देखेंगे नंबर 2 पर, वो देखेंगे इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण यानी इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो जब भी हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं यहां पर आपको एक बात ये याद रखनी है कि अम्ल की रिएक्शन हम किसी के साथ कराएंगे। हम जिसके रासायनिक गुण पढ़ते, मान लीजिए आप मेरे रासायनिक गुण पढ़िए तो मेरी रिएक्शन मान लीजिए पहले H2SO4 के साथ कराइए, मेरी रिएक्शन HCl के साथ कराइए, पर मेरा होना जरूरी है। हम जिसके रासायनिक गुण पढ़ते हैं यानी उसका होना जरूरी है। वो बात अलग है अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कर जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि अगर अम्ल की हम किसके गुणधर्म पढ़ रहे हैं, अम्ल के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो अम्ल के साथ किसी की हमें रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहला इसका गुण देखिए, अम्लों का जो पहला रासायनिक गुण है वो है अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया। अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया। अगर अम्ल जो हमारा है अगर वो बेटा धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होने वाला है, सोचो। यहां पर एक बात इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि अगर अम्ल कभी भी, ध्यान से मेरी बात सुनना, तनु, तनु का मतलब होता है हल्का, सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। यानी आपने एक विलयन तो बनाया है पर वो कैसा विलयन है, हल्का विलयन है। तो अम्ल, गलत लिख दिया, यानी धातु जो होगी, ध्यान से मेरी बात सुनना, धातु जो होगी अगर वो तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी, किसके साथ, तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी, तो यहां पर ये क्या बनाती है, जो धातु हम लेते हैं, जो हम धातु लेते हैं उसी का मेरे बच्चे क्या बनाएगी, ये संगत लवण बनाएगी। भाई जैसे संगत बैठोगे वैसा ही तो आपका नेचर हो जाएगा। तो अगर ये धातु है तो ये अपने जैसा ही तो लवण बनाएगी, यानी उस लवण के अंदर ये धातु होगी, संगत लवण। तो क्या बनाएगी, तो ये बनाता है संगत धातु लवण, और प्लस यहां से रिलीज करता है कौन सा बच्चा, हाइड्रोजन गैस। ये बात याद रखना। तो कभी भी अगर धातु तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो संगत धातु लवण बनाएगी और साथ में साथ क्या करेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। अब समझो कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं इसी के। कोई एक धातु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने एक धातु ले लिया है सोडियम, समझ के चलना, अब समझना है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, तनु अम्ल के साथ। मान लीजिए आपने लिया डाइल्यूट H2SO4, आपने क्या ले लिया, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, DIL का मतलब होता है डाइल्यूट, और इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, तनु, ठीक है। अब इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होने वाला, सबसे पहले तो देखो ये कि यहां से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस को निकाल दीजिए क्योंकि फिक्स है ये। तो यहां से हाइड्रोजन गैस बेटा निकल गई, ठीक है, प्लस अब यहां पर देखो बचा है SO4। क्या बचा, SO4, और SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। अगर आपने हमारा रासायनिक सूत्र बनाने वाला फार्मूला नहीं देखा है तो वहां पे आप जब जाके देखिए आपको सब कुछ पता चलेगा कि कौन सा आयन कौन सी स्पीशीज कितना चार्ज बना रहे हैं। तो जैसे हमारे पास ये H2SO4 है, जब ये टूटेगा तो यहां से H निकल जाएगा और SO4 -2 हो जाएगा। तो ये SO4 -2 इस पे चार्ज है, और Na पे कितना चार्ज होता है बेटा, प्लस चार्ज होता है। तो इसका 2 वाला चार्ज, मतलब अगर इसको ध्यान से समझे तो Na कैसा चार्ज बनाता है, प्लस चार्ज बनाता है। यहां से जब ये टूटेगा तो कितने H प्लस निकलेंगे, 2 H प्लस निकलेंगे, और यहां से ये SO4 -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये दोनों H प्लस मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। समझ में आ गया। बचा कौन, SO4 बचा। अब ये इसका जो चार्ज है इसके चरणों में जाके गिरेगा कि भैया हमें माफ कर देना। तो ये चार्ज इसके चरणों में गिरेगा तो क्या बनेगा, Na2 बनेगा, और इस पर एक चार्ज है तो इसके चरणों में गिरेगा, कहेगा भैया माफी ना मांगो, जितनी गलती के लिए आप जिम्मेदार हैं उतना हम भी जिम्मेदार हैं।
आप टूटे नहीं हैं लेकिन हम टूट चुके हैं, है ना। तो ये चार्ज इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, SO4। अब इसका नाम क्या होगा, Na को पढ़ा जाता है सोडियम, SO4 को पढ़ा जाता है सल्फेट, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट। तो ये जो बना है क्या बना, सोडियम सल्फेट। और ये बेटा हमारा जो बना है ये क्या है, लवण है। और इस लवण के अंदर देखो हमने जिस धातु के साथ रिएक्शन कराई थी वो धातु इसके अंदर है कि नहीं है। सोडियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस लवण के अंदर सोडियम दिख रहा, इसलिए मैंने लिखा था कि संगत धातु लवण ये बनाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए, अगर समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा फिर देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। क्लियर है। चलो, अगर मान लीजिए आपने यहां पर इसके साथ रिएक्शन करा दी, आपका दिल नहीं भरा, सर जी ऐसा नहीं हो सकता, हमें छोड़ के नहीं जा सकता, ये हमारे पास रहेगा, तो भाई अपने पास रख लो, मैग्नीशियम के साथ करा देते हैं। तो अगर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएगा तो फिर से वही कहानी होने वाली है ना। फिर क्या होने वाला है देखो जरा, सबसे पहले तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, निकल गई सर, हाइड्रोजन गैस निकल गई। और आप जानते हैं कि मैग्नीशियम +2 चार्ज बनाता है और SO4 -2 चार्ज बनाता, दोनों का चार्ज बराबर है, कट जाएगा, तो क्या बनने वाला है, तो सर आप कहेंगे सर MgSO4 बनने वाला है। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीख रहे हो तुम लोग। अब अगर इसी की रिएक्शन बेटा मैं किसके साथ करा दूं, जिंक मेटल के साथ करा दूं, किसकी रिएक्शन, डाइल्यूट H2SO4 की, उस कंडीशन में क्या होने वाला है सोचो, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी, बिल्कुल सही है, रिलीज कर दिया सर। Zn+2 चार्ज बनाता है, ठीक है, और SO4 -2 चार्ज बनाता है, तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनने वाला है। क्या नाम होगा, जिंक सल्फेट। वेरी गुड। अगर इसी की रिएक्शन हम एल्युमिनियम की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएंगे, ध्यान से समझते रहना, यहाँ पे देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, NO यहाँ पे Na2 था तो यहाँ पर Na2 कर लो, है ना, तभी तो बैलेंस होगी, ठीक, बाकी सब बैलेंस है। अगर एल्युमिनियम की रिएक्शन आप H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या होने वाला है सर, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, निकल गई सर, प्लस क्या बचा सर, एल्युमिनियम +3 चार्ज बनाता है और SO4 -2 चार्ज बनाता है, तो चार्ज तो अलग अलग है, इसका चार्ज इसके चरण पकड़ेगा तो क्या बनेगा, Al2, इसका चार्ज +3 होता है, इसके चरण पकड़ेगा तो क्या बनेगा, SO4 का होल थ्राइस, तब इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट होगा। क्या नाम होगा मेरे बच्चों, इसका नाम होगा एल्युमिनियम सल्फेट। अगर मान लीजिए यहीं पर हमने सोडियम की रिएक्शन कराने के लिए सोचा, फिर से सोडियम की रिएक्शन, इस बार हमने क्या किया, बारात अभी चल रही थी, कई लोगों के साथ हो गई, अलग अलग बंदे आए, एक ही बंदे के शादी किए, भैया दूल्हा दुल्हन, समझ सकते हो अपनी बात को तुम, तो सब दूल्हे तो अलग अलग रहे, दुल्हन सबकी एक थी, लेकिन इस बार मैंने दूल्हा, पहले वाला दूल्हा ले लिया लेकिन दुल्हन को बदल दिया। इस बार मैंने क्या लिया मेरे बच्चे, HCl लिया। HCl भी तो अम्ल है, पानी में डालोगे H+ देगा धाड़ से, तो क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा। सोचो जरा, दिमाग लगाओ जरा कि सर अगर मैं यहां से, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास HCl है तो यहां से ये धातु है, ये सारी की सारी धातु बेटा, ये अभी तक हमने जितनी भी बात किया है सारी की सारी बेटा क्या है, ये धातु। अगर ये धातु सोडियम है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा, काम क्या होगा सर, हाइड्रोजन गैस निकालना है, बहुत सारी भरी हुई है, तो यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। एरो ऊपर को ये बताता है कि ये गैस है, निकल रही, बाहर लिबरेट हो रही। अब यहां पर देखो ये निकल गया। अब यहां पर सोचो हाइड्रोजन है बाबूजी एक, निकल कितने रहे हैं, 2, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, ठीक है, कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। तो इस डाइल्यूट को मैं ऊपर ना लिख के मैं इस डाइल्यूट को अगर नीचे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी सही है, ठीक है। इसका नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब यहां से ये हाइड्रोजन निकल गया, इसका मतलब इसके कितने अणुएं थी, 2, तो 2 अणुएं थी, मतलब 2 हाइड्रोजन था, निकल गया। अब Cl एक चार्ज बनाता है, Na भी एक चार्ज बनाता है, तो प्लस माइनस चार्ज इनका कट जाएगा, तो क्या बनने वाला है सर NaCl बनने वाला है। लेकिन एक बात यहाँ पर और समझो कि यहाँ पर Cl कितने हैं सर, 2, तो Na भी कितने लेने पड़ेंगे, 2, तो यहाँ पर बनेगा क्या, 2NaCl। क्लियर है, ये हो गए। और कुछ उदाहरण आपको करवाता हूं, चलिए मैं मैग्नीशियम के साथ भी डाइल्यूट HCl की करवाता हूं। कि मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है और आपने बेटा यहाँ पर क्या लिया, HCl, और HCl कैसा है, डाइल्यूट है, हल्का है,
उस कंडीशन में क्या होने वाला है सर यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस निकलना ही निकलना है, तो हाइड्रोजन गैस भी आपने निकाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से समझिएगा, मैग्नीशियम कितना चार्ज बनाता है +2। अच्छा फिर पहले तो ये समझो कि इसके अणु में कितने हाइड्रोजन 2 निकलने, तो इसके अणु में कितनी लेनी पड़ेंगी 2। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब Cl+ माइनस चार्ज बनाता है, Mg+2 चार्ज बनाता है, तो क्या बनेगा Mg, इसका चार्ज इसके कदमों में है, इसका चार्ज इसके कदमों में जाएगा, तो क्या बनेगा Cl2। इसका नाम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ करवा दूं, जिंक के साथ। अगर मान लीजिए आप जिंक के साथ करवाएंगे, इसकी रिएक्शन HCl की रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे, कैसा है बेटा ये डाइल्यूट है। तो यहाँ पर फिर से वही घटना घटने वाली है कि 2 अणुएं लेनी पड़ेंगी, तो यहाँ से क्या होगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्लियर है। और यहाँ पर क्या बनेगा Zn+2 चार्ज बनाता है, Cl- बनाता है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा ZnCl2 बनेगा। इसका नाम क्या होगा जिंक क्लोराइड। बहुत अच्छा सीख रहे हो तुम लोग। और फिर हमने बेटा क्या लिया कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एल्युमिनियम लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराया HCl के साथ कराया, और HCl कैसा लिया बेटा डाइल्यूट लिया है। तो सबसे पहली तो कहानी यही घटेगी कि 2। तो जब यहाँ पर 2 घटेगी तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, पहले इसको 2 मत लिखिए। यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, रिलीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। Al+3 चार्ज बनाता है, Cl-1 बनाता है, इसका चार्ज इसके पास आएगा तो Al रहेगा, लेकिन ये 3 इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा Cl3। एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया और ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। रिएक्शन को बैलेंस करिए। यहाँ पर Cl है कितने 3 और यहाँ पर कितना 1, तो यहाँ पर कितने Cl ले लो 3 Cl ले लेंगे। तो 3 Cl ना लीजिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप एक काम करिए कि सबको हम एक काम करते हैं कि सम बना लेते हैं। सम मतलब सबका नंबर इवन कर देते हैं, यही हमने आपको बताया था बैलेंस करते समय। तो सबका नंबर बैलेंस कर दो। इसका अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें कितने लेने पड़ेंगे 6, तो 6 Cl यहाँ पर 6 Cl यहाँ हो गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर H कितने हैं 6, तो 3 बेटा यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितने हो गए 3, ठीक। और यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं 2, तो इसके आगे 2 लगा दो, तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली अभिक्रिया पढ़ी है रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया होती है। तो जब भी आपको अम्ल की धातु के साथ क्रिया होगी, आपको ये इतनी बात याद रखनी है कि जब अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो संगत धातु लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। संगत धातु लवण का मतलब यह है कि जिस धातु के साथ रिएक्शन करा रहे हो लवण के अंदर वो धातु आपको मिलेगी। मैग्नीशियम के अंदर देखो इस लवण में मैग्नीशियम मिल रहा है, जिंक के साथ कराई तो जिंक मिल रहा है, एल्युमिनियम के साथ कराई तो एल्युमिनियम मिल रहा है, सोडियम के साथ कराई तो सोडियम मिल रहा है। तो संगत का मतलब है वो वहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जल्दी से बेटा नोट कर लो। अब बेटा देखिए दूसरा रासायनिक गुण क्या है अम्लों का। दूसरा रासायनिक गुण है कि अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटो तथा धातु बाइकार्बोनेटो। मतलब क्या हुआ, आप लोग जानते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि कार्बोनेट होते क्या है। आपने पढ़ा होगा कि CO3- को कार्बोनेट कहा जाता है और HCO3- को क्या कहा जाता है बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अब यहाँ पर कार्बोनेट का मतलब हम समझ गए CO3- है, बाइकार्बोनेट का मतलब समझ गए HCO3- है। लेकिन अगर इन्हीं के साथ हम बेटा कोई धातु को जोड़ दें, जैसे हम धातु को जोड़ रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर हमने Na जोड़ दिया तो Na हमारी धातु है, या हमने यहाँ पर भी Na जोड़ दिया तो Na हमारी क्या है धातु है। इसका चार्ज इसके पास आएगा तो क्या बनेगा यानी Na2CO3, तो ये धातु कार्बोनेट हमारा हो जाएगा। इसका चार्ज सेम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम। ये बेटा हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी हमारे क्या है बाइकार्बोनेट है, तो NaHCO3। तो ये हमारा क्या है कार्बोनेट है और ये हमारा बेटा क्या है बाइकार्बोनेट है। तो बाइकार्बोनेट की पहचान ये होती है कि बीच में आपको H दिखेगा, तो H बाइकार्बोनेट यानी HCO3- को क्या पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट और CO3- को कार्बोनेट पढ़ते हैं। क्लियर है इतनी बात। हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटो इसके साथ तथा धातु बाइकार्बोनेटो इसके साथ करानी है। क्लियर है। समझिए सबसे पहले होता क्या है, इस रिएक्शन को भी थोड़ा सा समझिए। जब अम्ल है बेटा क्या है अम्ल, तो अम्ल जब भी बेटा आपका धातु कार्बोनेट क्या बेटा मैंने कहा
धातु कार्बोनेट, या फिर हम बेटा क्या कहें, धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? सबसे पहली बात तो ये संगत लवण बनाता है। क्या बनाता है मेरे बच्चे? संगत लवण बनाएगा। साथ में ही साथ, क्योंकि CO3 होता है इसलिए यहां से CO2 भी निकलती है, ये फिक्स है। और साथ में यहाँ पर बेटा क्या बनता है? जल बनता है। ये बात आप याद रखना। तो कभी भी अम्ल की रिएक्शन आप धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो संगत धातु लवण बनेगा। क्या बनेगा बेटा? संगत धातु लवण बनता है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब यहां पर चलिए हम रिएक्शन को कराते हैं और समझिएगा, थोड़ा सा समझना ही जरूरी है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल मैं पहला लेता हूं कि मान लीजिए मुझे अम्ल की रिएक्शन करानी है, तो अम्ल आप कोई भी ले लीजिए। चलिए मैंने HCl ले लिया, और कैसा लिया है? डाइल्यूट लिया। इसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि अम्ल हमने कैसा लिया है? HCl लिया है। और कैसा है? यहाँ पर डाइल्यूट नहीं, इसका बेटा एक्वस सोल्यूशन ले लीजिए। होता तनु ही है, एक्वस बनाया जाता है। तो इसका हमने क्या लिया है मेरे बच्चों? एक्वस सोल्यूशन लिया है। क्यों बालक? इतनी बात समझ में आ रही कि एक्वस का मतलब क्या होता है? तो एक्वस का मतलब होता है सॉरी एक्वस का मतलब क्या हुआ? इसको पानी में घोला गया और कैसा है विलियन? तनु है, डाइल्यूट है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट। तो धातु का मतलब क्या होगा? Na2CO3। ये धातु कार्बोनेट है, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वेरी गुड, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। और इसकी जब रिएक्शन होने वाली है तो क्या बनने वाला है? सबसे पहले जो बनने वाला है वो देखो, यहां पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जल बनेगा, और जल बनने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन हमको चाहिए होते हैं जल बनने के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना? 1। तो इसके आगे अगर हम 2 लगा देंगे तो 2H और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा? पानी। हाइड्रोजन सॉरी H2O मिलके क्या बनाएगा? जल। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया बेटा? जल मिल गया। क्लियर है? और ये जो आपका बेटा CO3 होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो CO3 है, तो CO3 के अंदर से क्या निकल जाएगी? CO2। तो इसका पूरे का काम खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जा चुका है, तो बचे कितने ऑक्सीजन? 2, यानी CO2 बची, और ये CO2 यहाँ पे निकल गई। बचा यहाँ पर क्या है? 2 Cl है और 2 Na है। तो क्या बनने वाला है बेटा? 2NaCl बनने वाला। तो ये हमारा जो बना है बेटा, ये हमारा क्या है? लवण है। क्या बना है? लवण बना है। कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ। है कोई दिक्कत? जल्दी से बोलो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। एक और एग्जांपल इसी का कर लो कि मान लीजिए आपने यहाँ पर बेटा क्या लिया है? H2SO4 लिया है। क्या लिया है मेरे बच्चे? H2SO4। H2SO4 आपने इसका H2SO4 लिया, ये क्या है? इसका संगत लवण। और कैसा है ये? जलीय विलयन H2SO4 का। और कैसा है बेटा? ये डाइल्यूट है, हल्का है। कैसा है? डाइल्यूट है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये भी हमारा बेटा क्या है? कोई बता सकता है? धातु कार्बोनेट है। धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है तो धातु कार्बोनेट हुआ। इसके साथ रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या होगा? समझो जरा, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 1 ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पानी बनेगा। ठीक है, पानी बन गया। यहां पर क्या बचा है? 1 ऑक्सीजन जा चुका, तो CO2 ही तो सिर्फ बची। तो यहां से क्या निकलेगी? CO2। तो CO2 तो गैस है, लिबरेट करेगी, CO2 गैस निकल गई। अब यहां से क्या बचा है? देखो, Ca बचा है और SO4 बचा है। तो C क्या बनेगा? CaSO4। अब ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैल्शियम +2 चार्ज बनाता है, SO4 -2 चार्ज बनाता है। कट जाएंगे तो क्या बनेगा? CaSO4 बनेगा। तो ये किसके साथ रिएक्शन हुई है? दोनों के दोनों क्या है? धातु कार्बोनेट है। लेकिन अगर मुझे धातु बाइकार्बोनेट लेना होगा तो कैसे रिएक्शन कराओगे? देखो, सबसे पहले आपने यहां पर ले लिया, मान लीजिए हम यहां पर HCl को लेते हैं। हमने बेटा किसको लिया? HCl को लिया। HCl का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। और कैसा है बेटा? ये तनु है, हल्का है ना? इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? बाइकार्बोनेट के साथ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इतने को बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। बाइकार्बोनेट के साथ धातु जुड़ गई तो क्या कहलाएगा? धातु बाइकार्बोनेट कहलाएगा। इसका नाम बेटा क्या है?
इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बारे में पढ़ना है अभी आगे डिटेल में। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब ये इसके साथ बेटा रिएक्शन करेगा क्या होने वाला है, देखो ध्यान से। ये एक H, यहां पर एक H, समझ में आ रहा, और एक ऑक्सीजन यहां से मिलके क्या बना देगा, मम्मा। क्या बनाएगा, मम्मा। यहाँ पर CO3 था, एक ऑक्सीजन निकल चुका तो क्या बचेगा, CO2। CO2 निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पे देखो, एक Cl बचा और Na बचा तो क्या बनेगा, NaCl। क्लियर है। बार बार देखो, 1000 बार देखो, समझ में तो ये आना ही है ना। तो जब देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताओ। नहीं है, जो देखेगा वो समझेगा। बिल्कुल सही बात है, जो देखेगा वो समझेगा। ठीक है, तो इनको बेटा आप एक काम करिए, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा रासायनिक गुण, जिसमें हम लोग अम्लों की क्रिया क्षार के साथ कराने वाले हैं। क्षार आप लोग जानते हैं, हमने इसके पिछले क्लास में आपको क्षार को बहुत कायदे से समझाया है कि अगर डायरेक्ट धातु के साथ OH जुड़ा हो तो वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये रिएक्शन करते हैं, तो याद रखना कि कभी भी जब अम्ल बेटा क्षार के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ बेटा, क्षार के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हमेशा बनाता है लवण, और साथ में बेटा क्या बनाता है, जल बनाता है। एक बात और यहाँ पर मैं आपको ज्वाइंट करके बता देता हूँ इसी के साथ, कि जब अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो ऐसी अपक्रियाओं को बोला जाता है उदासीनीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बेटा, उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो उदासीनीकरण अपक्रिया होती है ये H+ और OH- के बीच में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप एक अम्ल ले लीजिए, सपोज करिए मैंने HCl का एक्वस सोल्यूशन लिया है, HCl का, और यहाँ पर एक हमने बेटा लिया है क्षार NaOH, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अम्ल है, ये एसिड है, और ये बेटा हमारा क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्शन करेगा। आपको पता है कि हमेशा अम्ल H+ देता है कि नहीं देता, और बेस OH- देता है। तो H+ OH- मिलके क्या बना देंगे सर, पानी बना देंगे। ये देखिए पानी बन गया, प्लस यहाँ से क्या बचा, Na बचा, और यहाँ से बेटा क्या बचा, Cl। तो क्या बना, NaCl। तो ये देखिए ये हमारा क्या बना है, यही हमारा क्या है, लवण है, यानी यही हमारा साल्ट है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने HNO3 लिया है ना, और इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। मैं अलग अलग क्षार इस बार ले रहा हूँ। ये इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस है। रिएक्शन होगी तो ये H+ देगा, और ये बेटा क्या देगा, OH- देगा। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, पानी। और आप जानते हैं कि अमोनियम जब टूटता है तो ये टूटेगा NH4+ में, और ये टूटता है OH- में। ये टूटता है आपका H+ में, और ये टूटता है NO3- में। क्लियर है। तो ये H+ और ये OH- मिलके पानी बना दिया, और NH4 और NO3 जुड़ जाएंगे तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, NH4NO3। इसका नाम क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। समझ में आ रहा होगा अब तो, ये क्या बन रहा है, अमोनियम नाइट्रेट। या फिर हमने क्या लिया यहाँ पर बेटा, हमने H2SO4 ले लिया, एक्वस सोल्यूशन, और इस बार इसकी रिएक्शन हमने करवा दी KOH के साथ। ये एक्वस है, किसके साथ कराया, KOH के साथ कराया। तो जब इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराओगे तो क्या होने वाला है, देखो जरा, यहाँ पर देखो H कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर OH कितना है, 1। तो जब यहाँ पर 2 H हैं तो यहाँ पर OH भी कितने ले लोगे, 2। तो 2 H 2 OH मिलके क्या बनाएंगे, 2 पानी बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बोलो। यहाँ पर कितना बचा, 2 K बचा है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, K2SO4। क्यों, जब ये टूटेगा तो K+ में टूटेगा और SO4-2 में टूटेगा। ये जब टूटेगा तो H+ में टूटेगा और बेटा SO4-2 में टूटेगा। क्लियर है। ये गलत लिख दिया, ये OH है, यहाँ पर देख लिया करो थोड़ा यार, OH- में टूटेगा। ठीक है, तो ये H+ OH- मिलके क्या बना देगा, पानी। तो यहाँ पे H कितने निकलेंगे, 2। तो 2 H+ निकलेंगे तो 2 OH हो जाएगा, पानी बन जाएगा। K पे प्लस इसका चार्ज इसके पास जाएगा तो K2 हो जाएगा, इसका चार्ज इसके पास जाएगा तो SO4। इसका नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक और हम आपको बता रहे हैं, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का मतलब कोई बता सकता है बच्चा? धातु ऑक्साइड, तो अगली रिएक्शन किसके साथ होगी? ये तो हमारा था नंबर 3, और चौथा गुण है इसका धातु ऑक्साइड के साथ अम्लों की क्रिया। देखो यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो हमारे बेटा धातु ऑक्साइड होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है? क्षारीय नेचर की होती है। क्षारीय प्रकृति होती है, यानी क्षारीय नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं बेटा? क्षारीय नेचर के होते हैं। और जब भी अभी हमने ऊपर बढ़ा है कि अम्ल की क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अम्ल तो है ही है हमारे पास, और ये जो धातु ऑक्साइड है ये भी किसका है? ये क्षारीय नेचर का है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ ही तो रही। तो क्या बनने वाला है? याद रखना कि कभी भी अगर धातु ऑक्साइड है, क्या है बेटा? आपका कोई धातु का ऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन अम्ल के साथ होगी। किसके साथ होगी? अम्ल के साथ होगी। तो आपका क्या बनने वाला है सर? आपका लवण बनेगा, और साथ में बेटा आपका क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, तो लवण जल बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी क्षार अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, लवण और जल ही तो बनाएगा। अब ये धातु ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाए? धातु जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाता है? धातु ऑक्साइड कहलाता है। ये बात क्लियर है। ऑक्साइड को आप कैसे लिखते हैं समझिए जरा। आप लिखते हैं ऑक्साइड को -2 के साथ। ऑक्साइड क्या होता है? -2, इसको ऑक्साइड पढ़ा जाता है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? इसको जोड़ोगे किसके साथ? धातु के साथ। तो सपोज करिए आपने इसको Na+ के साथ जोड़ा, Na धातु है, ये ऑक्साइड है। इसका चार्ज इसके पास आएगा तो क्या बनेगा? Na2O बनेगा। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पर Cu+2 ले लिया और यहाँ पर O-2 ले लिया, दोनों का चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो एक धातु ऑक्साइड आपका ये बन जाएगा CuO। या फिर आपने यहाँ पर बेटा क्या लिया? मैग्नीशियम+2 है और ऑक्सीजन -2 है, तो यहाँ पर ये भी क्या बनेगा? MgO, ये धातु ऑक्साइड है। या फिर आपने यहाँ पर K+ लिया और यहाँ पर O-2 लिया, तो क्या बनेगा? K2O। तो ये भी आपके क्या है बेटा? सारे के सारे आपके बेटा क्या है? धातु ऑक्साइड है। या फिर आपने यहाँ पर बेटा क्या लिया? Zn+2 लिया और ऑक्साइड -2 होता है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? ZnO बनने वाला है। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑक्साइड हैं। किसके ऑक्साइड हैं? धातु के ऑक्साइड हैं। तो याद रखना, जब ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा है? धातु जुड़ा है ना, ऑक्सीजन के साथ धातु जुड़ा, तो इसका नाम क्या होगा? धातु ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड हैं। अगर ये सारे के सारे ऑक्साइड हैं किस नेचर के? क्षारीय नेचर के हैं। और ये जब अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे और बात करें। इतना समझ में आ गया? चलिए, एक और अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा चूना, चूना देखो चूना, तो उसका सूत्र कैसे बनता है? Ca+2 होता है और इसका ऑक्सीजन ये, तो यहाँ पर ये बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी हमारा क्या है? क्षार है। चलिए इनकी रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो एक धातु ऑक्साइड हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बेटा लिया Na2O। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराना चाहो? आप लोग बताओ, आप जिसके साथ बताओगे उसके साथ इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे। बोलो किसके साथ करवा दें? चलो HNO3 के साथ कराते हैं। किसके साथ? HNO3। इसका नाम जानते हो क्या है? इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल है इसका नाम। क्या नाम है इसका? नाइट्रिक अम्ल। और ये कैसा है? एक्वस है। और जब इसके नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन होगी, जो जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्या बनने वाला? जल्दी से बताओ। लवण जल। क्या बनने वाला? हाँ, लवण और जल बनेगा। तो जल कैसे बनेगा? सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो 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 जरा। सर यहाँ पर 2 H होंगे, तभी 2 H और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा सर? जल। अरे जगह कम है हो, चलो बन जाएगा तब तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। जल है। यहां से क्या बचा है? 2 Na है, NO3 पे माइनस चार्ज होता है, Na पे प्लस चार्ज होता है, तो जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा? NaNO3। ये आपका क्या बना है? लवण है ना। इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। और इसके 2 अणु हो जाएंगे। या फिर आप और रिएक्शन करा दीजिए। मान लीजिए मैं जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाता हूं, और मैंने इस बार बेटा क्या लिया? H2SO4 लिया, है ना।
ये डाइल्यूट लिया। अभी यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, सबसे पहले समझो, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके बेटा क्या बना देंगे मम्मा, बन गया मम्मा। तो बचा क्या सर, जिंक बचा है, SO4 बचा है, तो क्या बचने वाला है, ZnSO4 बनने वाला है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ रहा? जरा ZnSO4 का नाम बताओ बेटा, क्या होता है, जिंक सल्फेट। वेरी गुड। अगर इसी जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम बेटा किसके साथ करा दें, HCl के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, HCl के साथ करा दें, क्या होगा सोचो। हाँ, ये देखो दो H और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, पानी। क्लियर है? यहाँ पर Zn+2, यहाँ पर बनने वाला है आपका ZnCl2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब कभी भी धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी, लवण और जल बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय नेचर के होते हैं, और हमने आपको बताया जब क्षार कभी अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, लवण और जल बनाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या किए हैं, अम्लों के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को अगर एक बार में नहीं समझ में, कोशिश मैंने पूरी की है समझाने की, तो आप इसको दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे पुराने हैं उसको लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।